वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। करंट अफेयर्स इसलिए क्योंकि इनकी वेटेज भी बहुत अच्छी है और हर एक एग्ज़ाम आजकल करंट अफेयर ओरिएंटेड होता जा रहा है। ठीक है, आप चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देखें या फिर कोई भी और पंजाब के एग्ज़ाम्स देख लीजिए, करंट अफेयर्स 10 to 15 मार्क्स और इवन 25 मार्क्स तक भी मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अब जीएस में भी करंट अफेयर्स की वेटेज ज़्यादा होती जा रही है और स्टैटिक जी की थोड़ी कम होती जा रही है। सो आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर द करंट अफेयर्स एंड एटलीस्ट स्कोर 25 मतलब आउट ऑफ 100 तो आपके पक्के होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। और एक और चीज़ मैं आपको बोलनी चाहूँगी कि जो ये करंट अफेयर्स हैं ये आपको वीकेंड पे इसकी वीडियोस आएंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 वीक का जो भी करंट अफेयर रहेगा आई अपलोड इट ऑन द वेबसाइट ऑन माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए हम अभी फर्स्ट हमारा जो आज का करंट अफेयर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंडिया और न्यूजीलैंड का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया और न्यूजीलैंड का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो दैट इज़ समवेयर रिलेटेड टू इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। ठीक है, इंडो पैसिफिक टाइज़ है, बायलेटरल टाइज़ है और डबलिंग बायलेटरल ट्रेड के बारे में है। तो ये जो है हमारा आपसी में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी साइन हुई हैं और कुछ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर 40 इयर्स में पहली बार आके बायलेटरल ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे कि रोड मैप बनाना टुवर्ड्स 2030। ठीक है, ये मेन हमारा रोड मैप है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है दैट इज़ ऑलमोस्ट रिलेटेड टू अ रोड मैप 2030। ठीक है, और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन इज़ अ मेन मोटिव। तो इसके साथ क्या है, हमारी जो सिक्योरिटी है और अपॉर्चुनिटीज़ है टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ will increase, it will enhance its economic development and security। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इसका रोड मैप बेसिकली है 2030 विजन तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो है ना डायक्सन कंपनी है। ये जो डायक्सन कंपनी है ये एक स्ट्रैटेजिक ये भी जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर रही है विद वीवो। ठीक है, और इनका मेन पर्पस क्या है, टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन मोबाइल्स। ठीक है, डिक्सन जो टेक्नोलॉजी है एंड वीवो मोबाइल दोनों मिलके एक न्यू इनिशिएटिव जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसके अंडर मैन्युफैक्चरिंग हब को और स्ट्रॉन्ग कर रही है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो बाहरली कंट्रीज़ के ऊपर हमारी रिलायंस है वो हो जाएगी कम। ठीक है, तो मेड इन इंडिया जो है इसके अंडर ये बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो हमें क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें फ़ायदे देखो बहुत सारे डेफिनेटली। एक तो हमारी जो इंडिया है ना वो मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत अच्छा ऑलरेडी कर रही है। बट जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है अभी उसमें हम 7th नंबर पे हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रही हूँ। बट अदरवाइज़ जो मैन्युफैक्चरिंग विद इन अ टेरिटरी जो चल रहा है वो बहुत अच्छा रैंक है हमारे इंडिया का, 2nd 3rd रैंक पे हम चल रहे हैं। बट
हम फिर भी अभी भी इंपोर्ट पे रिलाई करते हैं, हम बाहर से मंगवाते हैं अपने मोबाइल्स ज़्यादातर, और यहाँ पे इंडिया में इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही। सो ये एक इनिशिएटिव है स्पेशली फॉर द लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। उससे क्या होगा कि फैक्ट्रीज़ खुलेंगी तो डेफिनेटली हमारे जॉब्स बिल्ट होंगी, तो इट विल क्रिएट many the job opportunities for the people, especially for those who are जो वर्कर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, उनके लिए। फिर उसके बाद इट स्ट्रेंथन इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम डेफिनेटली, और वो मैंने आपको बताई दी कि इंक्रीज़ एक्सपोर्ट्स। जब यहाँ पे अच्छे खासे मैन्युफैक्चरिंग होएगी, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, तो बाहरी कंट्रीज़ हमारे से इंपोर्ट करवाएंगी, ठीक है, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस जॉइंट वेंचर, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो हमारा इसमें देख लेते हैं, ये सिमकॉन 2.0, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा जो मिशन सेमीकंडक्टर 1.0 है, उसका सेकंड इनिशिएटिव ले रहे हैं हम, जो ये सेमीकॉन 2.0। सो इसका मेन मोटिव क्या है, टू यूज़ सेमीकंडक्टर मैक्सिमम इन इंडिया, और हमारा इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर यूज़ होना, दैट इज़ अ मेन मोटिव ऑफ दिस सेमीकॉन 2.0। इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर्स हमारे कौन से होते हैं, जैसे गैलियम है, ठीक है, तो ये क्या है, ट्राइटम है, गैलियम है, ये सब है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर हर एक चिप में पड़ता है, हर एक डिवाइस में यूज़ हो रहा है, एआई के लिए यूज़ हो रहा है। सो सेमीकंडक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सेमीकंडक्टर में यूज़ होने वाली जो आइटम्स हैं, सो कॉल्ड मेटल्स जिसको हम बोलते हैं, वो है क्रिटिकल मिनरल के अंडर वो बोले जाते हैं। अब इसमें देखो, कैबिनेट ने अप्रूव किया है ऑलमोस्ट, ये कितने हैं यहाँ पे, 1,27,500 करोड़, ठीक है। और इसलिए ताकि इंडिया में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके। देखिए, जो सेमीकंडक्टर्स है ना, अभी हम सेमीकंडक्टर्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते, हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं। वी इंडियन वांट सेल्फ रिलायंस और टू इंक्रीज़ आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके लिए भी, ठीक है। अब जो क्रिटिकल मिनरल्स में टॉप कंट्री आज चल रही है ना, वो चल रही है चाइना, ठीक है। चाइना इज़ द टॉप मोस्ट कंट्री जो आजकल चल रही है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उन पे रिलायंस ख़त्म करने के लिए, वी नीड आवर ओन एनवायरनमेंट एंड आवर ओन सेमीकंडक्टर्स। तो उसके लिए हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने इतने करोड़ का अप्रूवल दिया है, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि सेमीकंडक्टर्स कहाँ यूज़ होते हैं, ये मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि सेमीकंडक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इनके मटेरियल्स कौन से हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं हमारे फ़ोन्स में, कार्स में, डिफेंस में, एआई में, ठीक है। उसके अलावा ट्रांजिस्टर्स, एलईडी, सोलर सेल्स, जो इन सब में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम क्या है, दिस इज़ इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। वही सेम है जो मैंने पहले जो अप्रूवल वीवो प्लस जो
डिक्सन कंपनी है, उन दोनों की कंपनी के रिलेटेड ही ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सेम इंसेंटिव है। ठीक है, उसके लिए जो कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं वो 62,500 करोड़ किए हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें मोर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ठीक है, इंडिया विल बिकम टॉप कंट्री। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगी, स्ट्रॉन्गर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस होगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया ही है कि जो इंडिया का रैंक है जो इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो कितना है, वो ऑलमोस्ट 5th रैंक है। ठीक है, जो एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ। उससे पहले कौन कौन से हैं आप देख लीजिए, आप लिखते जाना साथ साथ में। चाइना है, यूएस है, जापान है एंड जर्मनी है। ठीक है, कौन से हैं? चाइना है, यूएस है, उसके बाद जापान, जर्मनी, और बाद में आता है इंडिया इज़ ऑन 5th नंबर। तो बहुत अच्छा ये एक डेवलपमेंट है हमारे इंडिया लिए। बहुत गर्व की बात है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्राउंड में हमारा टॉप 10 रैंक आता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, बट वी आर मोर रिलाइंग टू गेन गुड रैंक। ठीक है, इन टॉप 2-3 रैंक्स। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, एंड इसमें चाइना हमेशा ही, क्योंकि चाइना के पास देखिए क्रिटिकल मिनरल्स जो वो बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी मिनरल्स, जितने भी मेटल्स हैं, मोस्टली जो मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी है वो चाइना के पास है। इसीलिए इन सब चीज़ों में चाइना आगे है हम सबसे। बट डिस्पाइट ऑफ दैट स्टिल इंडिया ने बहुत अच्छा किया। ठीक है, सो इट्स रियली कमेंडेबल फॉर इंडियंस। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिया बेल्जियम डायलॉग। वो भी सेम ही है, इंडिया और बेल्जियम स्ट्रेटेजिक डायलॉग है। ठीक है, इनोवेशन की बात, एआई की बात होती है, क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। अब देखो इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये ना ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की। और सेकंड बात ये है कि ब्रुसेल्स में कौन से हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको देखने हैं। सो इसमें 2 हेडक्वार्टर्स हैं, एक कौन सा है, एक ईयू का है हेडक्वार्टर और एक नाटो का है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें बन जाती हैं रिगार्डिंग योर करंट अफेयर्स। ठीक है, बाकी ये स्ट्रेटेजिक इतना नहीं है अभी और ज़्यादा कुछ क्या इसमें इनिशिएटिव लेने वाले हैं वो हम बाद में देखेंगे। बट फ़िलहाल इसमें बेल्जियम में ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है। ठीक है, और टॉप पर नीदरलैंड है इसके। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि बेल्जियम एक्चुअली कहाँ पर सिचुएटेड है, और इसकी ब्रुसेल्स है कैपिटल है, और ब्रुसेल्स में कौन से हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया है जिसका नाम है सदर्न रेडीनेस। ठीक है, कहाँ पे किया है, कोची में, ये इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ पे वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन्स, मीन्स कि दिस वाज अ कंप्लीट ऑपरेशन, नॉट जस्ट फॉर, उसमें एयरक्राफ्ट्स भी थे, वॉरशिप्स भी हैं और सबमरीन्स भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, इट वॉज नॉट जस्ट नेवल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 क्या है। ठीक है, एंड वेयर इट हेल्ड इन कोची। ठीक है, चलो हीलियम के बारे में आपको बता देती हूँ। हीलियम भी आजकल बहुत
न्यूज़ में है, ठीक है। अब हीलियम क्यों न्यूज़ में रहा है? हीलियम का मेन मोटिव क्या है? जो हीलियम है, एक तो वो बहुत इनर्ट गैस है, ठीक है। और दूसरी बात कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है हीलियम। हीलियम का क्राइसिस आजकल बहुत चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि हीलियम का क्राइसिस है हमारे इंडिया में, और इंडिया से हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। इंडिया पर हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और हीलियम की सप्लाई थोड़ी कम हो चुकी है, ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ में है। हीलियम की इम्पोर्टेंस क्यों है? एक तो ये इनर्ट गैस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ठीक है, और नॉन फ्लेमेबल है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। ये सब हीलियम की जो कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा हीलियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होता है, हेल्थ केयर में यूज़ होता है, एमआरआई में, स्पेस में यूज़ होता है, ठीक है। और जितने भी हाई टेक इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे यूज़ होता है। तो हीलियम की जो अवेलेबिलिटी है वो इसलिए कम है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है आजकल, क्योंकि हीलियम को हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो हम वो कहाँ से करें और क्या इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से करना पड़ रहा है? तो कतर से लिया जाता था पहले, अब हम कतर में नहीं जा पा रहे हैं। अब हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, कैसे करना है, वो सब न्यूज़ में आ रहा है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंस क्यों है इसकी? लिमिटेड ग्लोबल सप्लाई है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन सिक्योरिंग रिलायबल हीलियम सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपडेट। सो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑलवेज़ इन द न्यूज़, हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, ठीक है। वन ऑफ द टॉप न्यूज़ में ईसीआई का हमेशा ही, एक भी आई थिंक दिन नहीं होगा जब ईसीआई की न्यूज़ कोई ना आती हो। पूरे न्यूज़पेपर्स में इनकी आती है न्यूज़। तो ईसीआई के बारे में आप थोड़ा सा पता कर लिए, बाकी हम ये सब पॉलिटी में करेंगे कि ईसीआई होता क्या है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने वेरिफिकेशन जो है वो स्ट्रिक्टर कर दी है, ठीक है। कोई भी न्यू वोटर्स जो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं उनके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने शुरू कर दिए। किस लिए कर दिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, रिड्यूस डुप्लीकेट एंट्रेंसी। सो देखिए, एक तो हमने सेंसस कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 26-27 में सेंसस कंडक्ट हो रहे हैं। दूसरा एसआईआर हो रहा है। एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, जिसमें क्या है, बीएलओ डोर टू डोर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं रिगार्डिंग योर वोटर आईडीज़, ठीक है। एग्जैक्टली वो सब वो चल रहा है एसआईआर। सो ये जो सारे प्रोसीजर, तो ताकि कोई फेक वोटर्स ना आ पाए, ठीक है, कोई फेक माइग्रेंट्स ना आ पाए, उसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। और होपफुली कि ये वोटर सिस्टम से ही शायद आगे कुछ सेंसस में भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। काफ़ी पंगे पड़े हैं, जब बिहार में, अभी बंगाल में माइग्रेंट्स आते हैं, असम में माइग्रेंट्स बहुत आते हैं, तो इस वजह से थोड़ी इश्यूज़ क्रिएट हुए थे। तो एसआईआर स्टार्ट किया गया, और एसआईआर के बाद अब ये नेक्स्ट इनिशिएटिव है कि न्यू वोटर जो कार्ड बनेंगे, तो वो भी जो बनेंगे ओरिजिनल बहुत ही स्ट्रिक्टर वे में बनेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस ईसीआई के बारे में हम जो पॉलिटी में पढ़ेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं है, और ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। बाकी आपको इतना पता होना चाहिए कि ये वोटिंग रजिस्ट्रेशन किसके अंडर में है, विच बॉडी प्रपोज स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन, तो वो इलेक्शन कमीशन ही करती है, ठीक है। आई थिंक सबको पता है, ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है। ओके,
सो ये नेक्स्ट जो स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है भाई? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है हमारे इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं हमारे इंडिया में बहुत कम है, ठीक है। और अभी जो इंडिया में जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है न्यू स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अभी भाई स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या है? ये बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल मोबाइल रिएक्टर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे के लेके आ सकते हैं, ठीक है। जो इनकी कैपेसिटी है वो जो 1/3 ऑफ ओरिजिनल रिएक्टर्स, जो हमारे पुराने रिएक्टर्स हैं उनसे भी छोटे हैं ये, पर इनकी कैपेसिटी उनसे डबल है, ठीक है। और इको फ्रेंडली तो चलो नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी इसमें न्यूक्लियर जो सारा वो तो पड़ेगा इसमें, अभी वो चीज़ अभी हम उसमें भी आएंगे, क्लीन एनवायरनमेंट पे भी धीरे धीरे काम कर रहे हैं, ठीक है। बट तब तक अभी स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर्स हमने स्टार्ट किए हैं, सो दैट हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पाएँ, कोई प्रॉब्लम ना आए, ईज़िली स्टार्ट हो जाए। अभी अगर आपको पता होगा कि हम प्लूटोनियम अभी आपको पता होगा हमने सेकंड स्टेज अचीव की है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। जब थर्ड स्टेज हो जाएगी उसके बाद विल फोकस ऑन मेनली कंप्लीट ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी। तो वहाँ पे हम फोकस करेंगे कि इसके थ्रू हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन एनर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बेनिफिट्स लिखा हुआ है क्लीन एंड सेफ़ एनर्जी। अभी क्लीन एंड सेफ़ एनर्जी क्यों है? कि पोर्टेबल है, कहीं पर भी जा सकता है, इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं है, इतना ज़्यादा इधर उधर जैसे जो भी इसका बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं उससे कोई हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और देखिए लोअर कंस्ट्रक्शन है, कॉस्ट टाइम बहुत कम लगता है, छोटी सी चीज़ बनानी है पर काम इतना बड़ा, जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो चीज़ है, ठीक है। सूटेबल इन द रिमोट एरियाज। सो मैंने आपको पहले बताया था कि हम कहीं पे भी रिमोट एरियाज़ में जाके उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। सो नेट ज़ीरो गोल हमारा मेजर जो इन फ्यूचर होगा, इसके थ्रू हम ग्रीन एनर्जी एनवायरनमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इनिशिएटिव है थ्रू स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। क्या है भाई इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन? मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड या MOUs हैं, ठीक है, वो है इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पीस सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ट्रेड कनेक्टिविटी बेटर होने के लिए, और मैरीटाइम सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन, ठीक है, उसके लिए ये बनाया जाता है। और इस टाइम मैंने आपको पहले बताया वो अभी न्यूजीलैंड जाके आया है, ठीक है, फिर धीरे धीरे US में भी गया है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी US गए हैं, अभी न्यूजीलैंड से आए हैं, ठीक है, बेल्जियम से आए हैं। तो ये सब उनकी मेन जो मोटिव है वो है अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, ठीक है, बेटर कनेक्टिविटी, ट्रेड कनेक्टिविटी, और ये सब इनिशिएटिव्स ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए जी, नेक्स्ट क्या है? टेक्सटाइल सर्कुलर इकॉनमी इनिशिएटिव। सो टेक्सटाइल के मामले में ना हमारा इंडिया कौन से नंबर पे आता है? टेक्सटाइल के मामले में बहुत अच्छा रैंक है इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैं आपको बता लूँ 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल है हमारा इंडिया, इज़ द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल। इतना है 6th, ठीक है, 6th लार्जेस्ट।
ठीक है। अब तो इसमें क्या है, इनिशिएटिव है, ये एक सर्कुलर इकॉनमी इनिशिएटिव है। पहले आपको पता होना चाहिए सर्कुलर इकॉनमी क्या होता है। सर्कुलर इकॉनमी होता है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसको फिर दोबारा जब वो वियर एंड टीयर हो गया उसके बाद उसको फिर से रिसाइकल कर रहे हैं और उसमें से न्यू प्रोडक्ट्स जनरेट करके आपको फिर उसको आगे फर्दर बेच रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक पेट बॉटल्स जो या ग्लास, ठीक है, और भी जितने आयरन प्रोडक्ट्स, ये सब भी रिसाइकल होकर उसमें से कुछ न्यू बनता है। सिमिलरली हम टेक्सटाइल्स में से भी ये चीज़ इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाता है, इसमें देखो बेनिफिट्स हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डेफिनेटली होता है, ठीक है। सेकेंडली क्या है, ग्रीन एनर्जी, ठीक है, बार बार लैंड फिलिंग नहीं होगी, उसी को दोबारा रीयूज़ करके एक अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है, लेस स्पेंडिंग एंड मोर बेनिफिट्स। तो ये चीज़ इसके थ्रू की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, सस्टेनेबल मटेरियल, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, फिर रिसाइकलिंग हो गया। तो क्या है, जब नया बन जाता है आपको कम प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा, आपको नए नए दोबारा से आपको कॉटन की रिक्वायरमेंट नहीं होएगी। जैसे मैं कॉटन की बात कर रही हूँ, कॉटन या जूट, आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए कॉटन के, ठीक है, जूट चाहिए, फिर आप उसको अच्छे से उसकी प्रोसेसिंग होती है, सारी प्रोसेसिंग के बाद आप उसको उसका एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ठीक है। तो वो कितना ज़्यादा तामझाम है। अगर आपको ऑलरेडी यूज्ड जूट या यूज्ड कॉटन के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आपको क्या करना है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा इंसिनरेशन में डाल के उसको दोबारा से उसको उसी में से ऑब्टेन नया एक चीज़ कर लेनी है। तो बस इतनी सी बात है, ठीक है। वो जो रॉ मटेरियल लाने का ख़र्चा वो बच गया आपका। ये ऑलरेडी यूज़, क्योंकि दोबारा यूज़ की गई चीज़ें ऑलमोस्ट हम फ्री में लेते हैं या बहुत कम रेट्स में लेते हैं, कबाड़ी वाला या दूसरे। तो कितना ही आप ये देखिए कि इकॉनमी हमारी जो इंडिया की है, जो स्पेंडिंग है हर एक की, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट की है या बाकियों की भी, वो कम, बहुत कॉस्ट कम हो जाए, परचेजिंग कॉस्ट जो है कम हो जाती है, ठीक है। ये एक मोटिव है इस इनिशिएटिव के थ्रू। तो आई थिंक बहुत अच्छी है ये इनिशिएटिव। देख लेते हैं क्या क्या की पॉइंट्स है इसके। प्रमोशन ऑफ रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग, ठीक है। रिसाइकलिंग वही पुराने यूज़ करना, पुराने प्रोडक्ट्स यूज़ करना, और अपसाइकलिंग मीन्स उसी पुराने प्रोडक्ट्स को दोबारा रीन्यू करना, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन टेक्सटाइल पार्क्स मीन्स कि आपको न्यू आपके हब्स बनेंगे। पार्क्स मीन्स आपको एक इन्वायरमेंट दिया जाएगा, इंडस्ट्री सेटअप होंगी जहाँ पे पुराना माल आपके पास आएगा, आपकी मशीन्स वहाँ पे सेटअप होंगी और फिर उस मशीन्स के थ्रू आप दोबारा अपसाइकिल कर पाएंगे, ठीक है। रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग दोनों हो पाएंगी। वो जो जगह रीलोकेट होगी, दैट इज़ ग्रीन टेक्सटाइल पार्क्स। फिर उसके बाद सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग है डेफिनेटली, ठीक है, एंड अवेयरनेस कैंपेन है। तो ये सब है इसके थ्रू, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दोबारा से बात की गई है, क्योंकि मैं आपको 1 वीक के करंट अफेयर्स करवा रही हूँ, तो ये बार बार थोड़ा कहीं ना कहीं आ जाता है। तो देखो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ मेजर प्रायोरिटी अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। मेक इन इंडिया में सेमीकंडक्टर इज़ कॉल्ड अ क्रिटिकल मिनरल, ठीक है, इज़ पार्ट ऑफ अ क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये हर एक मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, एआई में मैंने आपको बताया हर जगह ये यूज़ हो रहा है। R&D इनोवेशन में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे R&D, ठीक है। एंड
चिप्स में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यूज़ होता है। ठीक है, ये मैं आपको सारा कुछ बता चुकी हूँ कि सेमीकंडक्टर एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यूटिलाइजेशन है। ठीक है, और ये इस बार जो पहले जो हुआ था वो मिशन सेमी कंडक्टर के अंडर है। आप ये याद रखिए, मिशन सेमी कंडक्टर हुआ है। ठीक है, उसके अंडर है ये, और वो पहले 1 फेज़ जो हो चुका है, अभी 2.0 फेज़ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है जो इस बार न्यूज़ में आया है। 1 ऑलरेडी पहले से स्टार्ट हुआ था, 25 में स्टार्ट हुआ था, अभी 26 में 2.0 स्टार्ट हुआ है। उसके लिए और फंड्स जनरेट किए गए हैं। ठीक है, थ्रू कैबिनेट। चलो, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स न्यू बूस्ट, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ना कुछ न्यू पॉलिसीज़ की हैं, कुछ पॉलिसीज़ की हैं टू इंक्रीज़ इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। अच्छा, अब PLI के बारे में हम थोड़ा जब देखेंगे, क्योंकि PLI इकोनॉमी में वैसे आता है, बट आपको थोड़ा सा इधर भी बता देती हूँ। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, तो ये क्या है कि ये स्पेशल टाइप ऑफ फंड्स है जो जनरेट किए जाते हैं थ्रू गवर्नमेंट। जैसे आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, नॉट इंडिविजुअल बट एक पैन इंडिया लेवल में कोई स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर को लेके, या जैसे मैंने आपको पहले बताया वीवो, डिक्सन, तो ये सब क्या है, इनको ना एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट वो अपना प्रॉपरली जो इनका मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी इनका प्लान है वो उसको रेगुलेट अच्छे से कर सके। ठीक है, तो उसको अच्छे से प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हो गई। ठीक है, ये पॉलिसी में MSME इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, एंड लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब लॉजिस्टिक्स क्या है, जो हम इधर उधर ले जाते हैं। ठीक है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल हम कहीं से कहीं तक पहुंचाएंगे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है वहाँ तक पहुंचाना, जो उस ओवरऑल वो चीज़ों में जो हमारा गाड़ियाँ लगती हैं, ठीक है, वो लॉजिस्टिक है वो सारा। फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट फॉर्मुलेट हो चुका होता है, फिर फॉर्मुलेट करके मार्केट प्लेसेस पे पहुंचाना, वो भी लॉजिस्टिक्स है। तो ये सब, इसको अच्छे से लॉजिस्टिक सेक्टर को भी और ज़्यादा रोबस्ट बनाना, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, ये इंडिया का इनिशिएटिव चल रहा है अंडर मिशन गति। ठीक है, अंडर मिशन गति शक्ति, ये आप थोड़ा याद रखिए, मिशन गति शक्ति के अंडर जो हमारा इंडिया का इनिशिएटिव चल रहा है। ठीक है, टू इन्हांस आर लॉजिस्टिक्स, टू इन्हांस आर मैन्युफैक्चरिंग्स इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है। ठीक है, रोड्स एंड हाईवेज़ को इतना मतलब ईज़िली बनाया जा रहा है सो दैट हमारा जो मिनरल्स हैं और हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए। तो ये सब इंसेंटिव्स जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं थ्रू दीज मिशंस। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको PLI का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। PLI क्या है? ठीक है, प्रायोरिटी लैंडिंग स्कीम। ये मैं आपको ना थोड़ा सा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये मैं आपको थोड़ा सा इकॉनमी में भी बताऊंगी। ठीक है, तो आप जो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन करना है, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल ही दे देती हूँ। अभी हाल ही में अभी आएगा आगे कि हाल ही में जैसे हाइड्रोजन के रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ है कि हाइड्रोजन हम स्टार्ट कर इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारे न्यू उसमें एज अ फ्यूल। सो हाइड्रोजन के रिलेटेड अगर हमें जैसे हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए हमें कोई बिल्डिंग चाहिए, कोई इंडस्ट्री चाहिए, तो उसके लिए जो हमें फंड्स मिलते हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव करता है थ्रू PLI। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है,
अभी टूरिस्ट सेफ्टी डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस आपको पता है, अभी हाल ही में काफ़ी अभी पीछे भी हुआ था, इशू हुआ था। तो बोट डूब गई थी अभी काफ़ी जगह पे, आपको पता है फ्लड्स भी आए हुए हैं। तो उसके लिए कुछ प्रिपेयर्डनेस इंसेंटिव्स लिए जाते हैं, इनिशिएटिव्स, ठीक है। इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम आगे चलते हैं। अब ये आ गया स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इंडिया फोकस। देखिए ये ऑलमोस्ट वही सेम है। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, कौन से मिनरल्स हैं? क्रिटिकल मिनरल्स, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत असेंशियल है फॉर आ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जौन से मेटल्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे सेमीकंडक्टर्स, सोलर सेल्स में, ठीक है, गैलियम, सिलिकॉन, ट्रिटियम, ये सब, हीलियम, तो ये सब क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स के अंडर आते हैं, ठीक है। बेरिलियम। तो इसीलिए उसके ऊपर हमारा मेन मोटिव है कि हम इंडियंस जो इंडिया है जो हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिथियम भी आ रहा है, क्योंकि लिथियम रिलेटेड बैटरीज जो आजकल हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जाना है, तो उसमें लिथियम बैटरी पड़ती है। कोबाल्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है, रेयर अर्थ मेटल्स एंड निकल्स। तो रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं कि जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है बट उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, उनको रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है बट क्वांटिटी बहुत कम है, तो वो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है। और दे आर वेरी एसेंशियल फॉर आ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, फॉर आ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उनको रेयर अर्थ मेटल्स बोला जाता है। तो अभी क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, तो मैंने आपको पहले बताया, जैसे ईवी में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इनमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इन सब मिनरल्स की, इसलिए इंडिया इन पर फोकस कर रहा है। उसके बाद ग्लोबल डिमांड इंक्रीजिंग, ठीक है, ग्लोबल डिमांड तो इंक्रीज़ हो ही रही है, तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, ठीक है। जस्ट लाइक सोने की रिक्वायरमेंट, डिमांड इतनी ज़्यादा थी, पर तो क्या हो गया, प्राइजेस शूट अप हो गए, अब इतना महंगा हो गया, ठीक है। तो अब कईयों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया लेना, तो बहुत ही वो मुश्किल हो जाता है। तो ये ही सब चीज़ें हर एक मेटल में है, ठीक है। चलिए कुछ और भी हैं जो लेटेस्ट मेरे पास हैं, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए, यूरोप ने पार्टिसिपेट किया है कॉम्प्लेक्स एयर कॉम्बैट मिशन में, ठीक है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का अभी डिफेंस कॉरपोरेशन इंक्रीज़ करने के लिए अभी हमने एक्सरसाइज पिच ब्लैक किया स्टार्ट, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया दोनों का अभी कौन सा स्टार्ट एक्सरसाइज हुई है, वो है पिच ब्लैक 2026। तो इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट कौन से यूज़ होंगे, 4 राफेल, 2 CN-17 एंड 120+ वॉरफेयर्स, ठीक है, वॉरियर्स। एंड लॉन्ग टर्म डिफेंस कॉरपोरेशन के लिए होता है एंड सिक्योरिटी के लिए ये एक्सरसाइजेस की जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे और क्या है मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस कॉरपोरेशन एक्सरसाइज कौन सी है, वो है पिच ब्लैक, ठीक है। और इंटर ऑपरेबिलिटी, कॉम्बैट फ्लाइंग स्किल्स के लिए, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन एंड लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। बस इतना, इसमें इतना आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हुआ कहाँ पे था आप ये भी थोड़ा चेक कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, डार्विन, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम उन्होंने हाइड्रोजन किया है, हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं हाइड्रोजन बेस्ड प्रोजेक्ट्स, जैसे अभी सिक्किम में भी होके हटा है पीछे,
ठीक है। अभी यहाँ पे भी हमारे हरियाणा में भी स्टार्ट हो गया है फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि जींद एंड सोनीपत के बीच में स्टार्ट होएगी। ठीक है, चलेगी वो बिटवीन जींद एंड सोनीपत, बट धीरे धीरे वो दिल्ली से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, अभी ये बोला गया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि देखो पहली बात तो फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इन इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन है। ठीक है, सेकंड है जींद से सोनीपत है। थर्ड है इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात हो जाती है इंडिया के लिए कि हमने इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। उसके बाद 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है, 10 कोच कॉन्फ़िगरेशंस है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे इंडियंस के लिए। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कि हाइड्रोजन ही क्यों हाइड्रोजन ही लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन ना ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ओनली बाय यूजिंग वाटर। सो H2O को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके उनको स्प्लिट कर देते हैं हाइड्रोजन प्लस वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर वेपर्स, तो ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली यूज़ हो रहा है यहाँ पे। और इससे क्या हो रहा है, जो ज़ीरो कार्बन एमिशन है, जो हमारा एजेंडा है, जो एमिशन है, हमारा विज़न है 2047 से पहले हमें ज़ीरो कार्बन एमिशन, उसका ये फर्स्ट इनिशिएटिव है। सो बहुत अच्छी बात है कि हमने ये इनिशिएट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो क्लीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद ये देखिए हाइड्रोजन का मैंने आपको दिखा रही, ये हाइड्रोजन ट्रेन। ठीक है, ये हाइड्रोजन ट्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिखा हुआ है, लिखा भी हाइड्रोजन हुआ है। ठीक है, ओनली बाय यूजिंग वाटर वेपर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करूँगी कि यहाँ पे ना क्या है, लीक्स और फ्लेम्स और स्मोक भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी डिटेक्ट हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए, अभी जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई है, आपको पता होगा। ठीक है, और वो क्या है, वर्ल्ड फेमस लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट होती है, पुरी उड़ीसा में होगी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर होती है, पुरी उड़ीसा में। तो इसमें क्या है, एनुअल फेस्टिवल है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनुअल फेस्टिवल है। ठीक है, लॉर्ड जगन्नाथ अलॉन्ग विद एल्डर ब्रदर जो उनके थे वो लॉर्ड बलभद्र और उनकी सिस्टर देवी सुभद्रा। ठीक है, इनके थ्रू किया गया था स्टार्ट। फिर उसके बाद कौन से डाइटीज़ हैं जो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये देखिए मेन डाइटीज़ कौन से, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्रा और सुभद्रा। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है, श्री गंडीचा टेम्पल। ठीक है, गंडीचा टेम्पल। और ये एक्चुअल किसने बनाया, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लीजिए। तो ये गंगा डायनेस्टी के थ्रू स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये डायनेस्टी जो थी वो ही गंगा डायनेस्टी, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, कौन सी मेन डाइटी के साथ ये रिलेटेड है, वो है लॉर्ड कृष्णा। और जब लॉर्ड कृष्णा जी अपनी मदर प्लेस पे वहाँ पे गए थे, ठीक है, तो वहाँ का जो सारा माहौल था, लॉर्ड कृष्णाज विजिट टू हिज मदर्स बर्थ प्लेस। ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये जो रथ यात्रा है, क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कल्चरल हेरिटेज साइट में है कवर्ड या नहीं है। ठीक है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट आपको आते हैं INS मालवन कमीशन। सो ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, INS मालवन कमीशन।
ठीक है। इंडियन नेवी ने फर्स्ट टाइम INS मालवन कमीशन किया है। ये क्या है, सेकंड इंडिजीनियस माहे क्लास एंटी सबमरीन है। ठीक है, एंटी सबमरीन है। ये आपको याद रखना है कि मालवन INS मालवन क्या है, एंटी सबमरीन और शैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, शैलो वाटर क्राफ्ट ये कुछ ऐसा दिखता है। ये इसमें थोड़ा जूम इन कर देते हैं ऐसे, ये आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा ऐसे दिखता है। ठीक है, ये ठीक है, बस आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि INS मालवन क्या है, एक सेकेंड इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ठीक है, और शेलो वाटर क्राफ्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देख उसके बाद विक्रम 1। ठीक है, विक्रम 1 क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट अभी लॉन्च किया है हमने। ठीक है, कल ही लॉन्च किया है और ये जो है ये प्राइवेट कंपनी ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, और इसरो की जो रोल है उसको ख़त्म करते हुए वो आगे बढ़ी है और सक्सेसफुली वो आया है। और दे देखिए 3D प्रिंटिंग इंजन है और ये देखिए किसने स्टार्ट किया है, नागा भरत डाका और पवन चंदाना। तो ये दो जो मेन साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, डेवलप किया है। तो इसका नाम किस लिए रखा गया है, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेम पर इसका नाम लॉन्च किया गया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसके कुछ फीचर्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, 480 kgs टू 500 किलोमीटर्स तक लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट है। जो लो ऑर्बिट है वहाँ तक जा सकता है। ठीक है, कितने kgs उठा सकता है, 480 kgs और 500 किलोमीटर तक ये जा सकता है। अच्छा है इनिशिएटिव, और इसमें विक्रम 2 भी है और विक्रम 3 भी है, तो ये बहुत अच्छा है। विक्रम 2 जो है वो 500 किलोमीटर्स तक जा सकता है बट 595 kgs उठा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये 815 kgs उठा रहा है और 500 किलोमीटर्स तक जा सकता है। तो जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर तक कवर करता है ये। ठीक है, तो ये भी अच्छा इनिशिएटिव है, इसको आप ज़रूर याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे इंडिया में कहाँ तक पहुँचा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो मैं आपको थोड़ा सा ना इसके बारे में थोड़ा और कंफर्मेशन देती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली होता है एम्प्लॉयड वर्कर्स अपॉन टोटल लेबर फोर्स। ठीक है, टोटल जितनी लेबर फोर्स है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड जितने वर्कर्स हैं अपॉन टोटल लेबर फोर्स इंटू 100। ठीक है, वो होना है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट डाटा निकल कर आया है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट रेट कितना आया है, वो डिक्रीज़ हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ डिक्रीज़ हुआ है, 5% तक डिक्रीज़ हुआ है। और इनकी जो आप इम्पोर्टेंट है, जो एज आपने देखनी है वो एज है हमारी 15 से लेकर अबव 60 ईयर्स। ठीक है, ये होती है एक्चुअल एज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स की। ठीक है, अभी ना ये तो अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स कौन से होते हैं, जो तो अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स वो होते हैं जो दोज हु आर सीकिंग जॉब्स एंड दे आर नॉट they are available to avail jobs but they are मतलब they are seeking but उनको मिली नहीं है जॉब। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो जॉब ही नहीं करना चाहते, जो बैठे ही हैं, जिनका मन ही नहीं है जॉब करने का, जिन्होंने छोड़ दिया, ड्रॉप आउट, दे आर नॉट कवर्ड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है।
तो आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक तो डिक्रीज़ हो गया है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं रीज़न क्या है कि एक तो इंडस्ट्रीज़ एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो सेटअप हुई हैं अलग अलग रिमोट एरियाज़ पे, वहाँ पे जो जॉब क्रिएशंस है वो बहुत बढ़ गई है, ठीक है। जो रूरल लोग हैं काफ़ी, ठीक है, उनमें एक तो उन्होंने अपने कुछ ऐसे जो लोन्स पास हुए हैं, मुद्रा लोन्स वगैरह, वो सब उन गवर्नमेंट ने उनको देना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। इस करके कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो गया है। उसके बाद अच्छा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अब ये देख लेते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो मैं आपको बता रही थी। तो ये कौन सी पॉपुलेशन होती है? दोज पॉपुलेशन हु आर वर्किंग और सीकिंग वर्क, ठीक है, वो जो है वो रिमेन स्टडी। तो ये अभी भी स्टडी में ही है, ठीक है, तो अभी स्टडी स्टेट में ही है। ये एक मिनट, ठीक है, अभी ये स्टडी स्टेट में है, अभी ये बड़ा नहीं है, ये अभी इतना ही है। तो जो वैसे वर्कर हैं, पॉपुलेशन वर्कर जो सीकिंग वर्कर है, वो आई थिंक थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है अर्बन में। अभी ये आप देख लीजिए, अभी मैंने रूरल की बात की थी, अभी अर्बन में आप देखिए, अर्बन में जो रेट है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, अर्बन में जो है वो रेट इंक्रीज़ हो गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अभी की जो हमारा डेटा कि रूरल एरियाज़ में डिक्रीज़ हो गया है और अर्बन एरियाज़ में जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए करंट अफेयर, ये इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। अभी देखिए पॉपुलेशन जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? दोज हु वांट टू वर्क और हु आर सीकिंग वर्क, ठीक है, दे आर अंडर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब मैं आपको जब पहले बता रही थी कि वो लोग जो करना ही नहीं चाहते काम और जिन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया ढूंढना, वो इसके अंडर नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये वो वाले लोग हैं जो अभी भी ढूंढ रहे हैं और जो काम करना चाहते हैं एक्चुअल में, तो उनका जो ये वर्क है वो स्टडी है, ठीक है। अभी वर्क पॉपुलेशन रेशियो है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, वो भी अभी स्टडी है, ठीक है, अभी वो क्या है? स्टडी ही है। तो अब इसमें अलग अलग है, जैसे मेल का जो है वो 72.9% है और जो फीमेल का है वो डिक्लाइन हुआ है, वो डिक्लाइन ज़रूर हुआ है, ठीक है, जो फीमेल का है वो डिक्लाइन हुआ है, वो अभी डिक्लाइन हुआ है 30.8% तक डिक्लाइन हुआ है। तो ये भी अच्छी बात है वुमेन के लिए, फीमेल के लिए बहुत अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी अच्छे काम करनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये था, और एक लास्ट ये बचता है आपके लिए। चलो एक आपके लिए और क्वेश्चन है, जो ये इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये कौन डिटेक्ट करता है, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ठीक है। ये मुझे आप बताना है कि इसका सर्वे कौन कंडक्ट करता है और इसकी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी तो इसका आंसर आपको ज़रूर करूँगी, ठीक है। चलिए, और एक और हमारा फीफा जो सबका बहुत फेवरेट होता है, फीफा वर्ल्ड कप, इसका फाइनल आ गया है, अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सेमीफाइनल्स हुआ था, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप का। और फाइनली कहाँ पे है फाइनल? यहाँ पे ये है न्यू जर्सी यूएसए, मेटलाइफ स्टेडियम, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, मेटलाइफ स्टेडियम यूएसए में, ठीक है। एंड और आपके लिए क्या है कि कौन है? अर्जेंटीना एंड स्पेन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी और ज़्यादा नहीं है कुछ भी। सेमीफाइनल्स किस किस में हुआ था? यहाँ पे अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड के बीच में हुआ था, अर्जेंटीना जीती है
ऑफ स्पेन और फ्रांस के बीच में होता है, यहाँ से स्पेन जीती है, ठीक है। और इसमें और क्या है ख़ास, और कुछ नहीं है। बाकी इसमें इम्पॉर्टेंट आपको मुझे बताना है एक और, तो मैंने आपको 3 आज क्वेश्चंस पूछने के लिए दिए हैं, ठीक है। एक तो जगन्नाथ टेम्पल का जो मैंने पूछा था कि उसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में नाम है या नहीं है। सेकंड मैंने आपको क्या पूछा है, वर्ल्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, और कौन सा है उसमें पब्लिश किसने करना है और सर्वे कौन करता है, ठीक है, वो आपको बताना है। प्लस आपको फीफा का एक बताना है कि फीफा की फुल फॉर्म क्या है और इसका प्राइज़ मनी कितना है, ठीक है। तो ये आपको 3 मुझे क्वेश्चंस आंसर करके देने हैं, ठीक है। तो टिल देन आप इंजॉय कीजिए और ये वीडियोस बार बार देखिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना हो सके ना आप गूगल ज़रूर कीजिए। आप जितना गूगल करेंगे आपको उतनी नॉलेज अच्छी अपडेट होती रहेगी, ठीक है। बाकी आपको बार बार ये वीडियोस देखोगे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज इसी से मिलती रहेगी। तो अभी ये क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है, अभी ये धीरे धीरे हम और अपग्रेड करते जाएंगे, ठीक है। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टेक केयर, ठीक है, बाय बाय।